गाइज, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जैसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्पर्म अर्थात शुक्राणु। एक्चुअली में शुक्राणु है क्या? शुक्राणु का निर्माण एक्चुअली में कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण करने वाली जो कोशिका है वो कौन सी है? शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? शुक्राणु की संरचना कैसी होती है? आज की इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से रेलवे में, एसएससी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक एक सारी चीजें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए स्पर्म अर्थात शुक्राणु। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई शुक्राणु है क्या? तो मैं आपसे कहूं कि शुक्राणु एक कोशिका है। शुक्राणु क्या है मेरे भाई? शुक्राणु एक कोशिका है। अब आप में से पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को जानते हो या नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है कि आप में से अधिकांश सभी कोशिका के बारे में जानते हैं। देखो, जिस तरीके से एक मकान होता है, उस मकान में बहुत सारी छोटी छोटी ईंटें लगी हुई होती है, वो मकान ईंटों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, उनमें से शुक्राणु जो होता है वो भी एक प्रकार की कोशिका है। लेकिन ये कोशिका कौन सी है? ये अगुणित कोशिका है। अब भाई ये अगुणित कोशिका क्या है? तो देखिए भैया, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका है, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका है, जितनी भी सेल्स है, इन सभी सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, सिवाय 2 कोशिकाओं को छोड़कर। जो मेल होता है उस मेल में तो स्पर्म को छोड़कर, यानी कि शुक्राणु को छोड़कर, ये जो शुक्राणु होता है याद रखना, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। और दूसरा फीमेल में बात करते हैं भैया किसकी? ओवम की, या फिर एक की लिख लीजिए आप, अंडाणु की, एक अंडे की या अंडाणु की या ओवम की। तो ये जो अंडा होता है इसमें भी भैया 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन याद रखना, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र, हर हमेशा गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो शुक्राणु होता है पुरुषों में, उसमें सिर्फ 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो फीमेल यानी कि जो महिलाएं होती है, उस महिलाओं में जो अंडाणु होता है, जो एग होता है, जो ओवम होता है, उसमें भैया सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों भैया अगुणित कोशिका है, ये दोनों अगुणित कोशिका है। और हमारे शरीर की बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिका कहा जाता है। और जो द्विगुणित कोशिका होती है मेरे भाई, इन द्विगुणित कोशिकाओं को हम 2n से लिखते हैं, और अगुणित कोशिका होती है उन्हें हम केवल n से लिखते हैं। तो बोलो, ये सारी चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आ गई? ओके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो शुक्राणु है वो एक प्रकार की कोशिका है, और कोशिका भी कौन सी है? अगुणित कोशिका है। बोलो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया? बोलो, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, मिटा देता हूं और आगे चलते हैं भैया। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। देखो, शुक्राणु जो होता है ये एक प्रकार की जनन कोशिका है। ये क्या है भैया? ये एक प्रकार की जनन कोशिका है। इसमें वह क्षमता पाई जाती है जो आगे चल करके एक नई संतति का निर्माण कर सकती है। तो आपको पता होना जरूरी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि शुक्राणु क्या है, तो शुक्राणु भैया एक प्रकार की जनन कोशिका है। जनन कोशिका वह कोशिका होती है जो जनन में सहायक होती है। और जनन के बारे में, प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में आप सभी जानते हो। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करना। जैसे कि हम जो है वो हमारे जैसे नए जीवों का निर्माण करते हैं, कुत्ते जो है वो कुत्ते अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करने में जो कोशिका सहायक होती है उन कोशिकाओं को कहा जाता है जनन कोशिका। तो शुक्राणु एक प्रकार की जनन कोशिका है जिसमें वह क्षमता पाई जाती है जो आगे जाकर के एक नई संतति का निर्माण कर सकती है।
बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई? कोई दिक्कत? अब आपसे शुक्राणु के बारे में पूछे तो आप बेझिझक होकर के ये चीजें बता देना। ओके, अब बात आती है कि भैया शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। सारी चीजें डायग्राम की सहायता से आपको समझाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपीटी, आरआरबी, आरपीएफ, एसएससी की कोई सी भी एग्जाम हो, पटवार हो, पुलिस हो या लेबर असिस्टेंट हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्रम से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज की इस वीडियो में सारे क्लियर करवा दूंगा। देखो भैया, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो होता है भैया वर्षण में। किस में होता है? वर्षण में होता है। इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिस में होता है। अब बात आती है कि वर्षण कहाँ होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि नर प्रजनन तंत्र हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित होता है। तो ये उपस्थित होता है मेरे भाई पेल्विक कैविटी में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये श्रोणि गुहा या श्रोणि जो भाग है ये क्या है। तो देखो, हमारे सीने में जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। आपके पेट वाले हिस्से में जो खाली जगह होती है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। जैसे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई लीवर कहाँ उपस्थित होता है, तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे फेफड़े कहाँ होते हैं, तो थोरेसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर। वैसे ही एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे की तरफ, यानी कि हमारे आंतों के जस्ट नीचे भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि वहां पर पेल्विक कैविटी होती है, वहां पर श्रोणि भाग होता है, जहां पर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप किसके बारे में पढ़ते हो? आप भैया जैसे कि टेस्टिस हो गया, वर्षण के बारे में पढ़ते हो, वर्षण कोश के बारे में पढ़ते हो, सीसन के बारे में पढ़ते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रेटेटेस्टिस, वर्षण जालिका। इसके अलावा वास एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस, इन सभी के चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ ग्रंथियाँ होती है, जैसे कि बल्बुरुथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये सभी चीज़ों के बारे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो आपके पेल्विक कैविटी में उपस्थित होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही जो प्राथमिक अंग है वो होता है भैया वर्षण। वो क्या होता है? वो आपका वर्षण होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको भैया वर्षण के बारे में बताता हूँ। अब ये तो आपको समझ में आ गया है कि वर्षण कहाँ उपस्थित होता है, किसका भाग है। तो वर्षण जो होता है ये पेल्विक कैविटी में उपस्थित होता है और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र का भाग होता है। अब ध्यान से समझना, ये वाली जो संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं भैया, ये वाली जो संरचना होती है, एक मिनट रुकना भैया। हाँ देखिए भैया, मैं आपको वर्षण की स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, वर्षण की संरचना के बारे में पढ़ा रहा था। तो जब भी आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो एक थैलीनुमा संरचना आपको इस तरीके से दिखाई देती है। इस संरचना को कहा जाता है भैया वर्षण कोश। क्या कहा जाता है? वर्षण कोश कहा जाता है। इसे कहा जाता है स्क्रोटल सेक या फिर स्क्रोटम कहा जाता है। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जो आपके दोनों पैरों के बीच में सीसन के जस्ट नीचे लटकी हुई होती है। इस संरचना को कहा जाता है वर्षण कोश, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक। और इसी वर्षण कोश में क्या उपस्थित होता है? इसी वर्षण कोश में उपस्थित होता है भैया आपका वर्षण। इसी वर्षण कोश में आपका क्या उपस्थित होता है? इसी वर्षण कोश में आपका वर्षण उपस्थित होता है, टेस्टिस उपस्थित होता है। और इस टेस्टिस में ही भैया आपके शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आपके शुक्राणु का निर्माण होता है मेरे भाई। किसका निर्माण होता है मेरे भाई? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब किस जगह पर होता है शुक्राणु का निर्माण? तो भैया इस टेस्टिस की हम एनाटॉमी करके देखते हैं, यानी कि इसे काट कर देखते हैं किस जगह पर होता है भैया शुक्राणु का निर्माण। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी? देखो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके दोनों पैरों के बीच में सीसन के जस्ट नीचे की तरफ लटकी हुई एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे वर्षण कोश, अंडकोश कहा जाता है, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक कहा जाता है। इसी में ही भैया एक जोड़ी
एक जोड़ी यानी कि संख्या में दो भैया क्या उपस्थित होते हैं, आपके वृषण उपस्थित होता है, टेस्टिस उपस्थित होता है, इसी वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जब आप इस वृषण की एनाटॉमी करके देखोगे तो आपको एक वृषण में लगभग इस तरीके से कक्ष दिखाई देते हैं भैया, और इन कक्ष की संख्या कितनी होती है, एक वृषण में ऐसे कक्ष होते हैं भैया 250। कितने कक्ष होते हैं मेरे भाई, 250 कक्ष होते हैं, और इन कक्षों को कहा जाता है वृषण पालिका। वृषण पालिका इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। तो वृषण पालिका की संख्या एक टेस्टिस में कितनी होती है, 250 होती है। दोनों में कितनी होती है, तो दोनों में 500 होती है मेरे भाई। इस बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। 250 और 250 मिलकर कितने हो गए, 500 हो गए। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, वो एक जोड़ी होता है, यानी कि संख्याओं में 2 होता है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे इतना कहा है कि जो ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस की जब एनाटॉमी करके देखोगे तो इस तरीके से आपको लगभग 250 कक्ष दिखाई देते हैं एक वृषण में। इन कक्ष को कहा जाता है भैया वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है, जिनकी संख्या 250 होती है। और इस वृषण पालिका में भी आपको प्रत्येक वृषण पालिका में 2 से 3 की संख्या में इस तरीके से नलिकाएं दिखाई देती है। इस तरीके से नलिकाएं दिखाई देती है भैया। और इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है, इन नलिकाओं को कहा जाता है मेरे भाई, इन नलिकाओं को कहा जाता है शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या कहा जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। और इसी शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि भैया शुक्राणुओं का निर्माण किस नलिका में होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो या तो आपके आंसर आएगा वृषण टेस्टिस में उपस्थित, टेस्टिस में होगा भैया, या फिर इसकी कोशिका के बारे में पूछेगा कि किस कोशिका में होता है। तो याद रखना, जो शुक्र जनन नलिका होती है, ये जो शुक्र जनन नलिका होती है, शुक्र जनन नलिका में 3 प्रकार की कोशिका होती है। पहली जो कोशिका होती है वो होती है जर्म सेल। इस कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। ये पहली कोशिका है, ठीक है। दूसरी होती है भाई सर्टोली सेल। दूसरी कौन सी है, दूसरी होती है भैया सर्टोली सेल। और तीसरी होती है भैया लेडिंग सेल। इस शुक्र जनन नलिकाओं में 3 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की कोशिका होती है, 3 प्रकार की कोशिका होती है। पहली होती है जर्म सेल, जिसे आप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। दूसरी होती है सर्टोली सेल, तीसरी होती है लेडिंग सेल। अब देखिए, जो जर्म सेल होती है, इनमें एग्जैक्ट इन कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है, इन कोशिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शुक्राणु का निर्माण किन कोशिकाओं में होता है, तो शुक्राणु का निर्माण इस स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल में होता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो सर्टोली कोशिका है, याद रखने, शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। इस शुक्राणु को क्या देगी, इस शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। और ये जो लेडिंग सेल है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है। तो भैया शुक्राणु का निर्माण हो चुका है। किस में हुआ है, आपके वृषण में हुआ है, आपके टेस्टिस में हुआ है। अब आपने एक चीज देखी, शुक्राणु का जो निर्माण हो रहा है वो हमारे शरीर से बाहर हो रहा है। किस में हो रहा है, इस वृषण में हो रहा है भैया। भाई वृषण में हो रहा है शुक्राणुओं का निर्माण हमारे शरीर से बाहर। शरीर के अंदर भी तो हो सकती थी ये संरचना। क्या ये चीजें दिमाग में आती है, नहीं आती, आती है भैया। देखो, हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो होती है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसे 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणुओं के लिए। तो 37 डिग्री में से अगर आप भैया माइनस करते हो 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करते हो, या फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम करते हो, तो कितना आएगा, 34.5 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना आएगा, 34.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 35 डिग्री सेल्सियस आएगा भैया।
आएगा नहीं आएगा। तो शुक्राणुओं का निर्माण किस तापमान पर होता है भैया? 34.5 डिग्री सेल्सियस कह दीजिए लगभग में, या फिर 35 डिग्री सेल्सियस कह दीजिए। शुक्राणु का निर्माण किन कोशिकाओं में होता है? तो भैया जर्म सेलीय स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं में होता है। शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका कौन सी है? सर्टोली कोशिका है। इतनी बात क्लियर है। और शुक्राणु का निर्माण करने वाली नली कौन सी है? तो शुक्र जनन नली है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है भैया। बोलो, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आ तो गया ना भैया समझ में जो मैंने आपको सिखाया है वो। अब देखो, इन्हें युग्मक भी कहा जाता है। युग्मक क्या है? ये एक प्रकार की जनन कोशिकाओं को ही युग्मक कहा जाता है। तो शुक्राणु को कभी कभी भैया याद रखना नर युग्मक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर युग्मक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से नर युग्मक कौन सा है, तो नर युग्मक का जब भी नाम आ जाए तो भैया बता देना शुक्राणु है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मादा युग्मक क्या है, तो मादा युग्मक के बारे में जब भी पूछा जाए तो भैया अंडाणु का नाम बता देना। नर युग्मक के बारे में पूछा जाए तो शुक्राणु के बारे में बता देना। इतनी बात क्लियर है भैया? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये और याद रखना है कि जो शुक्राणु है वो एक प्रकार की चल कोशिका है, यानी कि ये गति करती है भैया। लेकिन जो अंडाणु होता है वो अचल कोशिका होती है, वो गति नहीं करता है। तो शुक्राणु के बारे में आपको यह भी याद रखना है कि ये एक प्रकार की चल कोशिका है। और ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, चल कोशिका, नर युग्मक, ये जनन कोशिका है, गुणित कोशिका, याद रखना मेरे भाई, आपसे रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इतना और मैं बता दूं, शुक्राणु के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाते हैं। उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूं उन्हें नोट कर लेना भैया कॉपी में, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। हिंदी में कहा जाता है भैया शुक्र जनन कोशिका। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कोशिका कहा जाता है। बोलो, किसी को प्रॉब्लम भैया बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी अपने छोटे बड़े भाई बहन हैं जिनको अगर बायोलॉजी पढ़नी है, वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए कि इस यूट्यूब चैनल पर जाइए भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ भैया यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाले बच्चों के लिए तो भैया मैंने एक बैच स्टार्ट कर रखा है। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। उस बैच की शुरुआत की थी भैया मैंने 1 फरवरी को। इस बैच में मैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया चैप्टर वाइज। जूलॉजी समाप्त हो चुकी है। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेईई हो, आरपीएफ हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उस बैच में। तो भैया जाकर के देख लेना। जितने भी क्वेश्चन करवाए, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है मेरे भाई, और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करवाया है। तो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना भैया। और भी इस यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत सारे चैप्टरों की थ्योरी करवा रखी है, तो वहां जाकर के देख लेना। अभी जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, उसकी भी लगभग 9 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। 2-4 दिन में वो बैच समाप्त हो, बैच नहीं वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में जूलॉजी में सिर्फ एक श्वसन तंत्र वाला चैप्टर रह रहा है, उसके बाद में जूलॉजी समाप्त हो जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर करवा दिया है, और हमारे सिलेबस में इतना ही है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। जो आपकी बोटनी बची है, बोटनी भी मैं आपको बहुत जल्द करवा दूंगा भैया। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो मैंने छोटे छोटे जो मैंने आपको लाइनें लिखाई है ना, इनको नोट कर लेना भैया, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर के देख लेना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं आपको शुक्राणु की संरचना बता देता हूँ भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। ये सारी चीजें क्लियर आपकी? ओके, मिटा दो। ओके भैया, ये तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपने नहीं लिया तो। अब किसके बारे में पढ़ते हैं भैया? शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। मजा आ रहा है कुछ सीखने में? अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाकर के पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप इस पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पूरे चैप्टर का भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो लिंक मिलेगा आपको वो मिलेगा भैया जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में। तो जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच का मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ जाकर आप नीचे देखोगे तो शुरुआत में लास्ट में आपको 9 क्लासें मिल जाएगी भैया रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। 2016 से लेकर के 2023 तक
जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, और रेलवे वालों के लिए नहीं है भैया वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, आपको मजा आ जाएगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं बचेगा। टोटल मैंने 12th क्लास की एनसीईआरटी उठाई है भैया। अब देखो भैया, शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से इसका सिर वाला भाग होता है। ये क्या है? ये भैया सिर वाला पार्ट है, ये सिर वाला भाग है। और सिर वाला जो भाग होता है, इसमें आगे की तरफ एक्रोसोम नामक एक संरचना होती है। एक्रोसोम अग्रपिंड कहा जाता है हिंदी में। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं मेरे भाई, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम जो अंडाणु होता है उसके ऊपर जो भित्ति होती है, जोना पेलुसुडा और कोरोना रेडिएटा, मैं लिख देता हूँ। ये दो भित्ति होती है, जोना पेलुसिडा अंडाणु के ऊपर, और कोरोना रेडिएटा, इनको भेदने का काम करता है भैया ये एंजाइम। आगे वाले भाग पर उपस्थित होता है यहाँ पर एक्रोसोम, जिसमें एंजाइम होते हैं। तो ये एक्रोसोम में ये जो एंजाइम होते हैं, ये जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को गला देते हैं मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है। फिर एक गर्दन वाला पार्ट आ जाता है, ये है भैया ग्रीवा वाला भाग, यानी कि नेक वाला पार्ट। इतनी बात क्लियर है। फिर यह आ जाता है भैया मिड वाला पार्ट, यानी कि मध्य वाला पार्ट, मध्य भाग। ये होता है भैया मिडिल पार्ट, ये होता है भैया आपका मिडिल पार्ट, मध्य भाग। इस सिर वाले भाग में भैया क्या उपस्थित होता है, तो न्यूक्लियस और उपस्थित होता है, केंद्रक होता है मेरे भाई। क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है, जिसमें भैया 23 गुणसूत्र होते हैं। ये 23 गुणसूत्र जो होते हैं वो अंडाणु के जो 23 गुणसूत्र होते हैं उसमें जाकर के मिल जाते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ये मिडिल वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये नेक वाला पार्ट है, ग्रीवे वाला पार्ट है, ये सिर वाला भाग है। इसमें क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है मेरे भाई। इस मध्य वाले पार्ट में क्या उपस्थित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये क्या करती है मेरे भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करती है। भाई कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका वाले भाग में पढ़ा होगा आपने। तो ये शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करती है। नीचे की तरफ भैया यहाँ पर एक जो संरचना होती है, ये पूंछ के समान जो आपको दिखाई देती है, ये पूंछ वाला पार्ट होता है शुक्राणु का, ये टेल यानी कि पूंछ वाला भाग होता है। और जब पूंछ वाला जो भाग होता है, याद रखना, शुक्राणु को तैरने में सहायता कराता है, और साथ ही साथ में इसे दिशा का भी ज्ञान करवाता है शुक्राणु को। कौन सा? ये पूंछ वाला भाग। और इस पूरी शुक्राणु की संरचना के चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो शुक्राणु को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। इस तरीके से क्या उपस्थित होती है, इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है आपको कब नष्ट हो जाती है, जब गर्भाशय से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु पहुंचता है, तो गर्भाशय में कुछ स्राव होता है, कुछ केमिकल का, कुछ चीजों का, कुछ कंपाउंडों का। तो वो जो स्राव होता है आपके गर्भाशय में, वो भैया इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं, ताकि जब भी फैलोपियन ट्यूब में ये शुक्राणु पहुंचे तो जो कोरोना जो अंडाणु है, अंडाणु की जो भित्ति है, जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा। अब देखो भैया, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गई तो बचा क्या, ये आगे वाला एक्रोसोम वाला भाग ही तो बचा, या अगर पिंडक वाला है तो भाग बचा जिसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये जैसे ही अंडाणु में प्रवेश करेगा तो उसकी जो परत होती है बाहर की, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, तो इसको जाकर के ये एंजाइम जो होते हैं वो भैया नष्ट कर देते हैं। और भैया उसके अंदर भैया ये शुक्राणु का आगे वाला भाग, सिर वाला भाग है, ये फंस जाता है अंडाणु में जाकर के। ठीक है। और यहाँ से ये जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है केंद्रक है, ये भैया उस अंडाणु में जाकर के प्रवेश कर जाता है। वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, जिसके तहत युग्मज में जाइगोट का निर्माण होता है। ये सभी चीजें आपको सीखने के लिए भैया रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। मैंने तो आपको डिटेल में पढ़ा दिया है 24-25 क्लास में, शुक्राणु के बारे में फुल डिटेल में बता दिया। मैं तो पहले तो ये शॉर्ट वीडियो बना रहा था भैया स्पर्म के बारे में, लेकिन मैंने सोचा मैं कि क्यों ना अब आपको बड़ी जानकारी दे दी जाए। तो 24-25 मिनट का समय लगा, पर शुक्राणु के बारे में हमने अच्छे से सीखा। देखो, सिर वाला भाग होता है, ग्रीवा वाला भाग होता है। सिर वाले भाग में एक्रोसोम याद रखना है, जिसमें एंजाइम होते हैं, जो अंडाणु की जो भित्ति होती है, जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा, उसको भेदने में काम करता है।
एक्रोसोम वाला भाग जिसमें एंजाइम होते हैं वो वाला। न्यूक्लियस होता है जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, इतनी बात की। ग्रीवा वाला भाग होता है, ये गर्दन वाला भाग है। मिडिल पार्ट है, इसमें भैया माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करती है। पूंछ वाला जो पार्ट होता है ये शुक्राणु को तैरने में और दिशा दिखाने में सहायक होता है। तैरता हुआ ये मादा जनन भाग तक पहुंचता है ना भैया, सीमन की सहायता से। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत सीमन निकलता है और सीमन की सहायता से ये जो स्पर्म है ये भैया मादा जनन भाग में पहुंच जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझदार हो, सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।